हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम अब एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो हमारे द्वारा लिखित गई नोट्स है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये हर एक कंपटीशन मतलब कि ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट, रीट, एस टेट सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये लगातार चलती रहेगी। ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो यह एक नोट्स है जो हमारे द्वारा लिखा गया है और ये वही सवाल हैं जो अक्सर बहुत ही हर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कम समय में यहाँ से ज़्यादा कंटेंट देने का लक्ष्य रखा गया है जिससे कि आपकी कम समय में ज़्यादा तैयारी हो सके और आप यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन को तैयार कर सकें। तो हम इसी के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि अपशिष्ट जल के शोधन की रासायनिक शोधन की प्रक्रिया क्या है। अपशिष्ट जल के शोधन की रासायनिक शोधन की प्रक्रिया उदासीनीकरण है जिसे हम निष्प्रभावन कहा जाता है। तो अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र एक ऐसी सुविधा है जो औद्योगिक क्षेत्र से अपशिष्ट जल का उपचार करती है। पानी को विशाल अवसादन टैंकों से गुजारा जाता है जहां मल जैसे ठोस अपशिष्ट नीचे बैठ जाते हैं। अर्थात जो अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र क्या होता है, एक ऐसी सुविधा है जो औद्योगिक क्षेत्रों से अपशिष्ट जल का उपचार करती है। पानी को विशाल अवसादन टैंकों से गुजारा जाता है जहां मल जैसे ठोस अपशिष्ट नीचे बैठ जाते हैं। फिर विभिन्न प्रदूषकों को दूर करने के लिए रेत और बजरी की एक परत के माध्यम से पानी को छान लिया जाता है। फिर पानी को क्लोरीनीकरण टैंक में डाल दिया जाता जहां बैक्टीरिया और वायरस को दूर करने के लिए पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। ये विभिन्न प्रदूषकों को दूर करने के लिए रेत और बजरी की एक परत के माध्यम से पानी को छान लिया जाता। फिर पानी को क्लोरीनीकरण टैंक में डाल दिया जाता है जहां पर बैक्टीरिया और वायरस को दूर करने के लिए पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। रासायनिक जमावट, रासायनिक वर्षा, रासायनिक ऑक्सीकरण और उन्नत ऑक्सीकरण, आयन विनिमय और रासायनिक निष्प्रभावन और स्थिरीकरण सहित अलग अलग रासायनिक इकाई प्रक्रियाएं हैं जिन्हें सफाई के दौरान अपशिष्ट जल पर लागू किया जा सकता है। तो ये क्या है, तो हम इसके बारे में जानते हैं कि रासायनिक जमावट, रासायनिक वर्षा, रासायनिक ऑक्सीकरण और उन्नत ऑक्सीकरण, आयन विनिमय और रासायनिक निष्प्रभावन और स्थिरीकरण सहित अलग अलग रासायनिक इकाई प्रक्रियाएं जिन्हें सफाई के दौरान अपशिष्ट जल पर लागू किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि वातन क्या है। वातन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा को किसी तरल या पदार्थ के माध्यम से प्रचलित, मिश्रित या विलयित किया जाता है। वातन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा को किसी तरल या पदार्थ के माध्यम से परिचालित, मिश्रित या विलयित किया जाता है। वातन विलायित गैसों को हटाने के लिए पानी और हवा को निकट में लाया जाता है और लोहा, हाइड्रोजन सल्फर, वाष्पशील कार्बनिक रसायन सहित विलयित धातुओं का ऑक्सीकरण होता है। मानव शरीर में कैडमियम की अत्यधिक मात्रा के कारण बनती है। मतलब कि मानव शरीर में कैडमियम की अधिकता के कारण क्या होता है या क्या बनने, तो ये इटाई नमक रोग हो जाता है। तो मानव शरीर में कैडमियम की अधिकता या अत्यधिक मात्रा के कारण बनती है क्या, इटाई रोग। इटाई क्या है, यह रोग कैडमियम के संपर्क के कारण होता है।
जो औद्योगिक से संबंधित मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। अर्थात हम बात करें इटाई एक रोग होता है। ये कैडमियम के संपर्क के कारण होता है। मानव शरीर में जो कैडमियम की अत्यधिक मात्रा होने से कौन सा रोग होता है, तो इसकी अत्यधिक मात्रा होने से कैडमियम नामक बीमारी हो जाती है। क्या होता है? तो इटाई नामक रोग किसके कारण? ये कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। इसे पहली बार कब देखा गया? कैडमियम को पहली बार 1960 में जापान ने इसको मान्यता दी थी। किसने मान्यता दिया था? तो जापान ने इसको मान्यता दिया 1960 में। इस रोग में हड्डियों में गंभीर दर्द के साथ ऑस्टियोमलेशिया होता है और यह ट्यूबुलर गुर्दे की ट्यूबुलर शिथिलता से जुड़ा होता है। मतलब जो इटाई रोग है ये हड्डियों में गंभीर दर्द के साथ ऑस्टियोमलेशिया होता है और ट्यूबुलर गुर्दे की ट्यूबुलर शिथिलता से जुड़ा होता। कैडमियम एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जहरीली भारी धातु होता है। कैडमियम क्या है? तो यह एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जहरीली भारी धातु है। यह एक अत्यंत विषैला औद्योगिक और पर्यावरण प्रदूषक है जिसे मानव कैंसरजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अर्थात कैडमियम क्या है? यह एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जहरीली गैसें होती हैं। क्या हैं? ये जहरीली भारी धातु होता है और यह अत्यंत विषैला औद्योगिक और पर्यावरण प्रदूषक है जिसे कैंसरजन के रूप में भी वर्गीकृत किया गया। इसका उपयोग NICD रिचार्जेबल बैटरी के निर्माण में किया जाता है। इसका जो प्रयोग है निकल कैडमियम रिचार्जेबल बैटरी के निर्माण में किया जाता है। पारा जो होता है मिनीमाता रोग, आर्सेनिक, ब्लैकफुट, सेलेनियम क्षारीय रोग, नाइट्रेट जो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। पारा की कमी से क्या होगा? मिनीमाता, आर्सेनिक से ब्लैकफुट, सेलियम क्षारीय रोग, नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम। और जो ये न्यूटन प्रति केजी मात्रा किसका है? तो ये त्वरण का है। तो त्वरण A बराबर होगा न्यूटन प्रति केजी होता है। आइए जानते हैं प्रावस्था परिवर्तन की अनेक परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। जैसे कि प्रावस्था परिवर्तन की अनेक प्रक्रियाएं क्या हैं, जिसे कि हम जानेंगे गलन के बारे में जानते हैं। ये वो प्रक्रिया मतलब कि यह प्रक्रिया तब होती है जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित होती है। गलन क्या होता है? गलन होता है जो ठोस से द्रव में बदल जाए। ठोस पदार्थ से द्रव में परिवर्तित होती है, उसी को हम गलन कहा जाता। वाष्पीकरण द्रव से गैस में, मतलब वाष्पीकरण जो होता है ये द्रव से सीधे वाष्प में बदल जाता। संघनन जो होता है ये वाष्प से द्रव में परिवर्तन होता है। संघनन क्या है? ये वाष्प से बूंदों के रूप में वाष्प से द्रव में परिवर्तन। ऊर्ध्वपातन क्या है? ठोस से गैस। ऊर्ध्वपातन ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। निक्षेपण गैसीय अवस्था से संधि ठोस में होती है। निक्षेपण जो है ये गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में। संगलन क्या होता है? ठोस अवस्था द्रव के साथ अर्थात गलन के साथ होता है। संगलन क्या है? संगलन किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो संगलन है ये ठोस अवस्था द्रव अवस्था के साथ आता है। जानेंगे कि जो साह के साथ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं या शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाई अर्थात CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड। नेप्थलीन ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। अयस्क और उनके धातुओं के बारे में जानते हैं। ये हेडिंग है धातु और अयस्क और उनके धातु। जैसे कि सिनेबार का धातु क्या है? सिनेबार को पारा सल्फाइड कहते हैं। बोर्नाइट को तांबा
मैग्नेटाइट को लौह, गैलेना को सीसा सल्फाइड इसका धातु है। मैग्नेटाइट है लोहा, बोरनाइट होता है तांबा, सिनेबार पारा सल्फाइड के अंतर्गत, गैलेना का धात्विक रूप सीसा सल्फाइड है। तो यहाँ पे लोकोपाइराइट या चरोकोपाइराइट एक तांबा लो सल्फाइड खनिज है जो तांबा खनिज अयस्क होते हैं। अर्थात चरोकोपाइराइट या लोकोपाइराइट एक तांबा लो सल्फाइड खनिज है जो तांबा खनिज अयस्क है। वह तारा जो स्थिर दिखाई देता है और रात्रि अवकाश में सबसे अधिक चमकता है वो ध्रुव तारा होता है। कौन सा तारा होता है? तो ध्रुव तारा जो होता है वही तारा दिखाई देता है जो रात्रि आकाश में सबसे अधिक चमकता है, उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। पोलारिस क्या है? पोलारिस नॉर्थ स्टार आकाश में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि यह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पृथ्वी की धुरी के निकट स्थित हैं, इसीलिए यह एकमात्र चमकीला तारा है जो घूमती हुई पृथ्वी के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलता है। अर्थात यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पोलारिस होता है ये क्या है? पोलारिस नॉर्थ स्टार आकाश में स्थिर दिखाई देता है। नॉर्थ स्टार, तो पोलारिस जो नॉर्थ स्टार आकाश में स्थिर दिखाई देता क्योंकि यह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पृथ्वी की धुरी के निकट स्थित है। कहाँ पे? तो ये प्रक्षेपित पृथ्वी की धुरी के निकट स्थित, इसीलिए यह एकमात्र चमकीला तारा है जो घूमती हुई पृथ्वी के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलता। इसके नीचे के सभी तारे पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में गति करते प्रतीत होते हैं। टारस पृथ्वी समूह क्या है? टारस पृथ्वी समूह के बारे में जानते हैं। कठोर तारा है, मतलब जो टारस पृथ्वी समूह है यह एक कठोर तारा है जिसने हठी होने के साथ साथ व्यवहारिक और उपलब्धि उन्मुख होने की रूढ़बद्धता अर्जित की है। मतलब जो टारस पृथ्वी समूह है ये ठोस तारा है जिसने हठी होने के साथ साथ व्यवहारिक और उपलब्धि उन्मुख होने की रूढ़बद्धता अर्जित की। सीरिया जिसे डॉग स्टार या सीरियस, मतलब कि सीरियस जो है जिसे हम डॉग स्टार या सीरियस के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी की रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा है। पृथ्वी के रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा है। ओरियन आकाशीय भूमध्य रेखा, ओरियन आकाशीय भूमध्य रेखा से अंडरलाइन करेंगे कि ओरियन आकाशीय भूमध्य रेखा पर एक प्रसिद्ध तारामंडल है और इसे हम पूरी दुनिया में देखा जा सकता। मरकरी अर्थात Hg पारा। तो ओरियन क्या है? ये ओरियन जो होता है ये आकाशीय पिंड आकाशीय भूमध्य रेखा पर एक प्रसिद्ध तारामंडल है और इसे पूरी दुनिया में देखा जा सकता। आइए जानते हैं मरकरी के बारे में। तो मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में उपस्थित होता है और प्रतीक Hg परमाणु संख्या जो है ये 80 है। अर्थात जो पारा का प्रतीक Hg से लिखते हैं, परमाणु संख्या 80, वह कमरे के तापमान पर चांदी की तरल धातु है। मरकरी थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है। मरकरी का उपयोग थर्मामीटर में उपयोग करते हैं। वो कमरे के तापमान पर चांदी की तरह तरल धातु है। इसका उपयोग अर्थात मरकरी थर्मामीटर में उपयोग किया जाता। इसका उपयोग फ्लोरोसेंट लैंप, बैटरी, बैरोमीटर में भी किया जाता है। फ्लोरोसेंट लैंप, बैटरी, बेरोजगारी में भी। जीवित प्राणियों के लिए मरकरी का जीवन विषाक्त है। जीवित प्राणियों के लिए मरकरी का जीवन या सेवन विषाक्त है। या मीनामाता रोग मरकरी के नशे से संबंधित हैं। मीनामाता रोग जो है यह मरकरी के नशे से संबंधित हैं। अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर गैस होती हैं। केवल ब्रोमीन तरल है। ब्रोमीन की परमाणु संख्या 35 और लाल भूरे रंग का होता है। ब्रोमीन किस रंग का? लाल भूरे रंग का होता है
और ये परमाणु संख्या कुल देखा जाए तो 35 हैं। केवल ब्रोमीन तरल होता है। अधिकांश गैसें जो होती हैं धातुएं कमरे के तापमान पर गैसें हैं। मरकरी के नशे में से संबंधित कौन है? मतलब कि जीवित प्राणियों के लिए मरकरी का सेवन विषाक्त है। मिनी माता रोग मरकरी के नशे से संबंधित हैं। आइए जानते हैं कि प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत तो ऐसे प्रदूषक होते हैं जो सीधे पहचाने जाने योग्य स्रोतों से उत्सर्जित होते हैं, या तो प्राकृतिक खतरनाक घटनाओं जैसे कि धूल भरी आंधी, ज्वालामुखी आदि से मानवीय गतिविधियों और घरों या उद्योगों या ऑटोमोबाइल आदि में लकड़ी, कोयला, तेल जलाने आदि। प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत कौन आते हैं? मतलब इसके अंतर्गत ऐसे प्रदूषक होते हैं जो सीधे पहचाने जाने योग्य स्रोता से उत्सर्जित होते हैं, या तो प्राकृतिक जलवायु घटना जैसे कि धूल भरी आंधी, ज्वालामुखी आदि से मानवीय गतिविधियों जैसे घरों या उद्योगों या ऑटोमोबाइल आदि में लकड़ी, कोयला, तेल जलाने आदि। महत्वपूर्ण प्राथमिक वायु प्रदूषक क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड जैसे CO कार्बन ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO, NO2, NO3 है। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक ज़्यादातर हाइड्रोजन कार्बन है। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन हैं। सरपेंडेंट पार्टिकुलर मैटर कब हुआ था? तो ये हुआ था, कहाँ पर हुआ? तो SP 5 बजे, मतलब कि शाम को। द्वितीयक प्रदूषक क्या है? ये प्राकृतिक प्रदूषक अक्सर एक दूसरे के साथ या जल वाष्प के साथ अपक्रिया करते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से सहायता प्राप्त कर और प्रेरित होकर के भी पूरी तरह से प्रभावित का एक नया सेट बनाते हैं, जिसे द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। वो रासायनिक बैटरी होते हैं जो प्राकृतिक या मानवीय जीवन प्रदूषकों की रासायनिक अपक्रियाओं से या सूर्य की ऊर्जा के कारण अनेक ऑक्सीकरण आदि के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि H2SO4, O3, फॉर्मेल्डिहाइड, वेरॉक्सी एक्सॉइल और नाइट्रेज अर्थात पैनकॉर्ड। H2SO4, O3, फॉर्मेल्डिहाइड, वेरॉक्सी स्मॉल्स नाइट्रेट। आगे समझेंगे कि हम हाल ही में जारी जीरो रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का सर्वोच्च स्थान वाला जिला बक्सर है। मतलब कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के कारण संरक्षण के मामले में बिहार का सर्वोच्च स्थान वाला जिला है, तो वो कौन सा है? वो बक्सर। बिहार में लगातार भूजल स्तर नीचे गिर रहा है, जिसके लिए जल जीवन हरियाली अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में लगातार भूजल स्तर नीचे गिर रहा है और इसके लिए जल जीवन हरियाली अभियान चलाया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बक्सर ने 100 से अधिक या 100 से 76.62 अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर है। तो रिपोर्ट के अनुसार जो बक्सर जिला है, रिपोर्ट के अनुसार बक्सर 1600 से 76.6 अंक प्राप्त कर शीर्ष पर था। इसके बाद रोहतास, सोहानाबाद, नालंदा जिला है। उत्तर बिहार के शीर्ष में 10 जिले में पूर्णिया 5वें स्थान पर हैं। शीर्ष स्थान पर 10 और 5 से पूर्णिया और उत्तर बिहार के शीर्ष 10 जिलों में पूर्णिया 5वें स्थान पर है। राजधानी पटना 14वें और सीवान
37वां, सुपौल 38वां स्थान प्राप्त हुआ था। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारतीय सेना की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा विकसित प्रणाली का नाम दिया गया आकाशीय स्तर या आकाश तीर नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली। आगे है कि आकाश तीर की तैनाती BEL गाजियाबाद से नियंत्रण केंद्रों के पहले बैच के साथ रवाना होने के साथ कुछ शुरू हुई, जो परियोजना की ठोस प्रगति का संकेत है। भारतीय सेना के वर्ष 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष घोषित किया। तो भारतीय सेना ने वर्ष 2020 को प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष घोषित किया। आगे हम समानता का अधिकार है हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें और रिवीजन भी करते रहें। नमस्कार।